भावनाओं की पृष्ठभूमि में बहुआयामी समझ भावनाएं जीवन का अनिवार्य अंग है। भावनाएं स्वतंत्र अभिव्यक्ति भी होती है, लेकिन ज्यादातर अवसरों में यह एक ऐसी अभिव्यक्ति होती है जो अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियों से संयुक्त रहती है। प्रत्येक आत्मा के पास भावना का यंत्र अर्थात भाव संस्थान कुदरती ही होता है। हर आत्मा के पास एक भाव केंद्र है। ये भाव संस्थान बहुत कुछ करने और कराने के लिए जिम्मेवार होता है। किसी का भाव केंद्र अधिक सक्रिय रहता है, किसी का भाव केंद्र कम सक्रिय रहता है। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जिसके अंदर भावना केंद्र नहीं हो। चाहे मंद से भी मंद भावना हो, पर भावना जरूर होती है। किसी के अंदर भावनाएं बहुत ही कम होती हैं। वे इतनी कम होती हैं कि उनके व्यक्तित्व में एक प्रकार का रूखापन सा रहता है। किसी के अंदर भावनाएं बहुत ज्यादा होती है, पर उनमें विवेक बहुत ही कम रहता है। किसी के पास विवेक तो बिल्कुल भी सक्रिय होता ही नहीं है। उनके पास सिर्फ भावनाओं का अंबार होता है। उनके अंदर भावनाएं इतनी ज्यादा प्रगाढ़ होती हैं कि भावनाओं के सिवाय और कुछ होता ही नहीं। कुछ लोग भावनाओं के अतिरेक में बह जाते हैं, कुछ लोग भावनाओं के अतिरेक में धोखा खा लेते हैं, कुछ लोग भावनाओं के अतिरेक में ठहर से जाते हैं। कभी कभी अपवाद एक्सेप्शनल के तौर पर भावनाओं से बड़े चमत्कारिक कार्य भी हो जाते हैं, पर ऐसा बहुत ही कम होता है। ऐसा तभी होता है जब भावना के अतिरेक के साथ श्रद्धा भी जुड़ी हुई हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर भावनाओं और विवेक का संतुलन रहता है। भावनाएं क्या करती है? बहुत से लोगों में भावना किसी न किसी प्रतिशत में रहती तो अवश्य है, पर वे यह नहीं जानते कि भावना क्या है। भावना हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है? भावना के अलग लेवल क्या क्या होते हैं? भावातीत अवस्था क्या होती है? भावों को कैसे नियंत्रण में रखा जा सकता है? भावनाओं के नकारात्मक पहलू क्या क्या होते हैं? भावना के सकारात्मक पहलू क्या है? भावना की आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? भावना की संबंधों को निभाने में क्या अनिवार्य उपयोगिता होती है? भावना किसे कहते हैं? भावना वास्तव में क्या होती है? भावना अपने अनेक स्वरूपों में रहती है। भावनाएं अनेक प्रकार से अनेक रूपों से काम करती हैं। प्रत्येक आत्मा में भावना का केंद्र बहुत भीतरी लेवल पर होता है, पर फिर भी भावना प्राकृतिक या भौतिक होती है। भावनाएं मन से भी गहरे लेवल पर होती हैं और ये प्राकृतिक भी होती है। भावनाएं परिवर्तनशील भी होती है। काल, देश और परिस्थिति के अनुसार भावनाएं बदल सकती हैं। भावना का भावार्थ क्या होता है? भावनाएं वास्तव में सूक्ष्म ऊर्जा तरंगे ही होती हैं जो हमें विषय, व्यक्ति या वस्तु जगत से संबंधित रखती है, जोड़े रखती है। इसे हम दूसरे शब्दों में आंतरिक स्नेह भाव की अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं। यह अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो सकती है। वो संबंध अनेक आत्माओं का अनेक प्रकार का हो सकता है। वो किसी विषय से, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से हो सकता है। भावना एक प्रकार से वस्तु, विषय या व्यक्ति के दरमियान संबंधित होने का काम करती है। भावना की सक्रियता के भिन्न भिन्न आयाम होते हैं। किसी विषय वस्तु के प्रति ग्राह्यता का दृष्टिकोण। जीवन व्यवहार में ग्राह्यता अर्थात रिसेप्टिविटी और स्वीकार्यता एक्सेप्टेंस का दूसरा नाम भावना है। किसी विषय वस्तु के प्रति आत्मिक भाव रखना, किसी विषय वस्तु, व्यक्ति के प्रति अपनत्व का भाव रखना, इसे भावना कहते हैं। आदर या स्वीकृत भाव आदि सब भावना के ही स्वरूप है। भावनाओं के मुख्य रूप कौन से होते हैं? भावना नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। इनमें भी परिवर्तन का नियम लागू होता है, लेकिन यह नियम तभी लागू होता है जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्मृति स्वरूप नहीं होते हैं। ये कभी सकारात्मक पहलू से नकारात्मक पहलू और कभी नकारात्मक पहलू से सकारात्मक पहलू की ओर दिशा बदलती रह सकती है। क्या हमारी अनुभूतियों की पृष्ठभूमि भाव संस्थान होता है? बात चाहे स्वयं के जीवन की हो या हमसे संबंधित अन्य लोगों के जीवन की हो, हमारी भावनाएं स्वयं के जीवन पर भी और अन्यों के जीवन पर भी प्रभाव डालती हैं। सकारात्मक भावनाएं सुखद एहसास कराने वाली होती हैं। ये सुखद परिणाम लाती हैं। सकारात्मक भावनाएं सुखद परिस्थिति निर्माण करती हैं। सकारात्मक भावनाएं समाधान कारक होती हैं। सकारात्मक भावनाएं निर्माण करती हैं।
शुभ भावनाएं प्रेम, सद्भाव और समभाव को जन्म देती है, जबकि नकारात्मक भावनाएं इसके बिल्कुल विपरीत काम करती है। भावनाएं सीमेंट पानी का काम करती है। कैसे? ऐसा समझें कि जैसे कि जीवन एक इमारत की भांति है। जीवन रूपी इमारत को बनाने में सामग्री की जरूरत होती है। सामग्री को जोड़ने के लिए सीमेंट और पानी की भी जरूरत होती है। हमारा विवेक सामग्री के समान है, हमारी भावनाएं सीमेंट और पानी के समान है। भावना एक प्रकार से वस्तु, पदार्थ, विषय या व्यक्ति जगत से पारस्परिक संबंधित करने और कराने का काम करती है। इसलिए किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति के प्रति संबंधित होने के भावना की ऊर्जा अत्यंत जरूरी होती है। हमारी शुद्ध भावनाओं के बिना किसी वस्तु, किसी विषय या किसी व्यक्ति के साथ संबंधित होना संभव नहीं होता है। बिना भावनाओं के संबंधों का कोई औचित्य ही नहीं होता है। जब भाव केंद्र सक्रिय होकर विचार केंद्र को शुभ शुद्ध भावनात्मक ऊर्जा भेजता है, तभी विषय, वस्तु या व्यक्ति के साथ तारतम्य स्थापित हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि भावनाएं ही संबंधों को जोड़ने का काम करती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि शुद्ध और शुभ भावनाओं के नहीं होने से संबंधों में दूरियां हो जाती है। क्या भावनाएं कमजोर भी हो सकती हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों का आत्मा के भाव केंद्र पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। भावनाएं तो पुष्पों की कोमल कलियों की भांति होती है। भाव केंद्र को समूल नष्ट तो नहीं किया जा सकता है, उनमें परिवर्तन होता है। क्या भावनाओं को परिपुष्ट और हेल्दी भी किया जा सकता है? भावना की त्वरा को बढ़ाया भी जा सकता है। समान और अनुकूल भावनाओं के द्वारा ही भावनाओं को शक्ति दी जा सकती है। कैसे बढ़ती है भावनाएं? भावनाओं में एक अद्भुत योग्यता होती है। भावनाएं अपने अनुकूल भावनाओं को स्वयं में समा लेती है, इसलिए वे भावनाएं बलवती हो जाती है। भावनाएं दैवी गुणों रूपी ऊष्मा और आत्मिक भाव रूपी प्राण वायु के द्वारा परिपुष्ट होती है। दैवी गुण और आत्मिक भाव हमारे व्यवहार के द्वारा प्रकट होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम हमारे व्यवहार के द्वारा स्वयं की और दूसरों की भावनाओं को पुष्पित पल्लवित भी कर सकते हैं। राजयोग के अभ्यास में भावना और भाव केंद्र की भूमिका क्या होती है? यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत कुछ जानता हो और वो ज्ञानी भी हो। ये भी जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता हो और वो अज्ञानी हो। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई व्यक्ति बहुत कुछ जानता हो लेकिन फिर भी बिल्कुल अज्ञानी हो। इसका ये भी अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानता हो लेकिन फिर भी वह वास्तव में ही ज्ञानी हो। यहाँ ज्ञान का संबंध नॉलेज से नहीं है, यहाँ ज्ञान का संबंध स्पिरिचुअल विजडम से है। इंटेलिजेंट होना, ये योग्यता अलग चीज है। भावनात्मक और आध्यात्मिक योग्यता का होना, ये बिल्कुल ही अलग चीज है। इसका यह अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति कितना भी अधिक बुद्धिमान या ज्ञानी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी उसे राजयोग के दिव्यतम उच्चतम अनुभव करने के लिए अपने भाव केंद्र को सक्रिय कर उसका उपयोग करना पड़ता है। क्या भावनाओं की शुद्धता से परिणाम शीघ्र आते हैं? वाणी, विचार की त्वरा से भी भावना की त्वरा ज्यादा है। बात चाहे कर्मों की हो या किसी विषय, वस्तु और व्यक्ति के संबंध की हो या परमात्मा को याद करने अर्थात राजयोग की हो, सकारात्मक, शुद्ध और शुभ भावना से त्वरित परिणाम आते हैं। इसलिए अपनी वाणी, विचार और कार्यों में शुभ, शुद्ध और सकारात्मक भावना को बनाए रखना चाहिए। क्या भावातीत अवस्था भी होती है? हाँ, लेकिन ये भावातीत अवस्था कॉमन अवस्था नहीं होती है। कुछ योग साधकों की योग साधना करते करते एक ऐसी अवस्था भी बनती है जब भाव केंद्र निष्क्रिय इनेक्टिव हो जाता है। भाव केंद्र और विचार केंद्र दोनों निष्क्रिय हो जाते हैं। यहाँ निष्क्रिय होने से हमारा तात्पर्य है आत्मस्थ अवस्था में मर्ज हो जाना। वो अवस्था संपूर्ण अनासक्त अर्थात डिटैच्ड अवस्था होती है। संपूर्ण डिटैच्ड अवस्था को ही दूसरे शब्दों में संपूर्ण साक्षी अवस्था कहते हैं। ऐसी अवस्था में भाव और भावनाएं प्रकट नहीं होती है, क्योंकि किसी भी प्रकार के भाव भी मनोदैहिक ही होता है। मनोदैहिक अवस्था में विचारों और भावों का सक्रिय रहना भी एक प्रकार की आसक्ति ही होती है, जबकि ऐसी भावातीत आत्माएं देहातीत अर्थात सर्व बंधन मुक्त अवस्था की स्थिति में पहुंच जाती है। इसे ही अव्यक्त अवस्था कहते हैं। एक अर्थ में यह अवस्था अव्यक्त से भी अव्यक्त अवस्था होती है। ऐसी आत्माएं सर्व प्रकार के भावों से मुक्त रहती है।
लेकिन इतना अवश्य है कि यह संपूर्ण भावातीत साक्षी अवस्था शुभ और पॉजिटिव अवस्था है। इस अवस्था से जो कुछ होता है वो शुभ ही शुभ और पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है। निष्कर्ष ये हुआ कि हमें अंतर्मुखी होकर अपने भाव संस्थान की चेकिंग करनी चाहिए और उसे पुरुषार्थ पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। हमारे भाव संस्थान की शुद्धता पर हमारे जीवन के सभी कार्य, सभी स्थितियां और सभी अनुभव निर्भर करते हैं। जिसने अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया वही वास्तव में महान आत्मा है। थैंक यू।